नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। टीईटी और सीटीईटी जैसी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं की बात हो और हिंदी व्याकरण का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। आज हम इसी व्याकरण की उन गुत्थियों को सुलझाने वाले हैं जो परीक्षा के नजरिए से एकदम क्रूशियल हैं और बार बार पूछी जाती हैं। तो आइए बिना किसी देरी के बेसिक नियमों से लेकर एग्जाम की सॉलिड रणनीतियों तक के इस सफर को शुरू करते हैं। तो आज के इस सेशन का ब्लूप्रिंट क्या है? हम इसे 6 हिस्सों में बांटेंगे। पहले शब्द भेद, फिर लिंग, वचन और काल, उसके बाद पर्यायवाची और विलोम, फिर मुहावरे और लोकोक्तियां, उसके बाद सबसे उलझाऊ लगने वाला हिस्सा संधि और समास, और आखिर में कुछ बेहद जरूरी एग्जाम टिप्स। सब कुछ एकदम लॉजिकल फ्लो में चलेगा। तो हमारा पहला पड़ाव है शब्द और उनके भेद। अब सबसे पहला सवाल यही उठता है कि ये शब्द भेद आखिर है क्या भला? आसान भाषा में कहें तो व्याकरण के काम के आधार पर शब्दों को अलग अलग कैटेगरी में बांटना ही शब्द भेद है। ये समझिए कि ये पूरी भाषा की नींव है। अगर वाक्य सही बनाने हैं और उनका असली मतलब समझना है तो इस नींव का मजबूत होना बिल्कुल पक्का होना चाहिए। अब ये जो नींव है ना, इसके 5 मुख्य पिलर्स होते हैं। पहला है संज्ञा, जिससे किसी इंसान, जगह या चीज का नाम पता चले, जैसे राम या स्कूल। दूसरा है सर्वनाम, जो संज्ञा के प्रॉक्सी की तरह काम करता है, यानी उसकी जगह आता है, जैसे मैं या तुम। तीसरा विशेषण, जो किसी की क्वालिटी बताए, जैसे सुंदर या मीठा। चौथी है क्रिया, मतलब कोई काम हो रहा है, जैसे खाना या खेलना। और पांचवा, ये बड़ा दिलचस्प है, अव्यय। ये वो जिद्दी शब्द हैं जो कभी नहीं बदलते, बिल्कुल फिक्स्ड, जैसे लेकिन या क्योंकि। क्रिया और विशेषण तो बदल जाते हैं, पर अव्यय टस से मस नहीं होते। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, लिंग, वचन और काल। जेंडर यानी लिंग की बात करें तो इसके 2 मुख्य रूप हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जब किसी शब्द का लिंग बदलता है ना, तो उसका पूरा स्ट्रक्चर एकदम से पलट जाता है। जैसे राजा बन जाता है रानी और लड़का हो जाता है लड़की। और ध्यान दीजिए, इसी छोटे से बदलाव से पूरे वाक्य का ढांचा ही बदल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही जादू वचन यानी सिंगुलर प्लूरल का भी होता है। एक वचन से बहुवचन बनाते समय शब्द के आखिरी हिस्से पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बच्चा का हो गया बच्चे और पुस्तक बन गई पुस्तकें। अब ये सुनने में बड़ा आसान लग सकता है, लेकिन टीईटी एग्जाम्स में सही बहुवचन पहचानने वाले सवाल धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। इसलिए इन छोटी छोटी मात्राओं पर नजर रखना एकदम जरूरी है। अब टाइमलाइन पर आते हैं, यानी काल, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। एग्जाम में इन्हें सेकंड्स में पहचानने की एक बड़ी ही सॉलिड ट्रिक है। बस वाक्य के एकदम आखिरी शब्दों को पकड़िए। अगर अंत में रहा हूं है तो काम अभी चल रहा है, यानी वर्तमान काल। चुका था दिख जाए तो तुरंत समझ जाइए कि बात भूतकाल की है, और गा गी गे आ गया तो सीधा सीधा भविष्यकाल। बस इन टेल एंड्स पर फोकस कीजिए और सही जवाब तुरंत आपके सामने होगा। अब रुख करते हैं हमारे तीसरे खंड का, पर्यायवाची और विलोम शब्द। यहाँ हम 2 बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। एक तरफ है पर्यायवाची, जो एकदम सेम मीनिंग देते हैं, जैसे सूर्य को हम रवि या भानु भी कह सकते हैं, और चंद्रमा को शशि या इंदु। और दूसरी तरफ है विलोम शब्द, जो सीधे उल्टे होते हैं, दिन का रात, सुख का दुख और लाभ का हानि। आपको बता दूं, टीईटी के हर एक पेपर में यहाँ से सवाल आना 100% तय है। ये वो सेक्शन है जहाँ से सीधे और पक्के नंबर बटोरे जा सकते हैं। और अब हमारा चौथा टॉपिक, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। अक्सर मुहावरों और लोकोक्तियों के बीच के बारीक अंतर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, मुहावरे वो होते हैं जो अपना असली मतलब छोड़कर एक नया ही अवतार ले लेते हैं, जैसे नाक कटना। अब इसका मतलब सच में नाक कटना थोड़ी है, इसका मतलब है अपमान होना। लेकिन लोकोक्तियाँ वो जिंदगी के तजुर्बों से निकली पक्की बातें हैं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये एक पूरा स्टेटमेंट है, एक सच्चाई है। तो शॉर्ट में कहें तो मुहावरे अपना अर्थ बदलते हैं और लोकोक्तियाँ अपना तजुर्बा बांटती हैं। अब आते हैं उस टॉपिक पर जो थोड़ा मुश्किल लग सकता है, हमारा 5वां खंड, संधि और समास। संधि का सीधा सा मतलब है जोड़ना, लेकिन व्याकरण में जब 2 शब्द टकराते हैं और उनके अक्षरों के मिलने से जो बदलाव या एक बिल्कुल नई ध्वनि निकलती है, उसे संधि कहते हैं।
जैसे विद्या और आलय को मिलाइए, बन गया विद्यालय। ये सिर्फ दो शब्दों का चिपकना नहीं है, ये ध्वनियों का एक नया रूप लेना है। अब संधि और समास में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फर्क है। संधि में तो अक्षरों और आवाजों का मेल होता है, जैसे विद्या और आलय का विद्यालय। लेकिन समास में क्या होता है? वहां हम पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को समेटकर छोटा कर देते हैं। राजा का पुत्र, इतने लंबे वाक्यांश को हमने कह दिया राजपुत्र। समास में आवाजें नहीं टकराती, बस बीच के शब्द गायब हो जाते हैं। सुनने में ये थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ ये एकदम चुटकियों का खेल बन जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, परीक्षा के लिए कुछ शानदार टिप्स। सिर्फ थ्योरी रटने से एग्जाम क्लियर नहीं होता। ये 5 आदतें अपने डेली रूटीन में डाल लीजिए। पहला, रोजाना कम से कम 20 बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करनी ही हैं। दूसरा, पुराने पेपर्स को खंगालना। तीसरा, रोज 10 पर्यायवाची और विलोम रट डालिए। चौथा, व्याकरण के नियम सिर्फ पढ़िए मत, उन्हें लिख लिख कर याद कीजिए। और 5वां, नियमित रूप से मॉक टेस्ट देना। ये कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि एक टेस्टेड प्रणाली है जो आपकी तैयारी को एक रॉक सॉलिड आधार देती है। आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। जरा सोचिए, क्या लगातार अभ्यास के बिना व्याकरण के नियम सिर्फ पन्नों पर लिखे शब्द नहीं रह जाते? नियम कितने भी अच्छे से समझ लिए जाएं, जब तक उन्हें रोजाना प्रैक्टिस की भट्ठी में नहीं तपाया जाता, वो सिर्फ किताबी ज्ञान है। थ्योरी को प्रैक्टिस में बदलना ही असली जीत है। इसी विचार के साथ हिंदी व्याकरण के इस सफर को यहीं रोकते हैं। सीखते रहिए और अभ्यास करते रहिए।